हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th का जीव विज्ञान चैप्टर नंबर 3 जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये इसमें सभी ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड किया गया है जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं तो बाह्य दल, अंडाशय, अंडप या परागकण क्या होते हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परागकण। ऑप्शन नंबर डी, परागकण। परागकोश में क्या होते हैं? तो परागकण होते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है तो ऑप्शन है योनि से, गर्भाशय से, फेलोपियन नलिका से, अंडाशय से। इसका सही जवाब है फेलोपियन नलिका से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियन नलिका से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शुक्राणु का निर्माण होता है तो ऑप्शन नंबर ए है वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। तो इसका सही जवाब होगा वृषण में। ठीक है, इसका सही जवाब होगा वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है? वृषण में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं। ठीक है, तो सही जवाब होगा स्त्री में। लिंग गुणसूत्र का जोड़ा कहाँ पाया जाता है? तो स्त्री में पाया जाता है। अगला सवाल, शुक्राणु बनता है कहाँ बनता है? तो ऑप्शन है वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में और मूत्राशय में। तो सही जवाब है अंडाशय में। कहाँ पे बनता है? तो अंडाशय में। शुक्राणु कहाँ बनता है? अंडाशय में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? इसके ऑप्शंस हैं परागकोश, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, इसका सही जवाब होगा अंडाशय। ऑप्शन बी, डी नंबर। ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन है ईस्ट में, अमीबा में, स्पाइरोगायर में और अगला ऑप्शन है ब्रायोफिलम। ठीक है, ब्रायोफिलम में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ईस्ट में। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? नहीं, हाँ, ईस्ट में। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर, ईस्ट में। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है किस में? तो ईस्ट में ही होता है। याद रखना है ईस्ट में। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर जो मादा एनोफिलीज होता है, मादा एनोफेलस। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गंदा जल में। गंदा जल में। ठीक है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो गंदा जल में पाए जाते हैं और डेंगू उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में पाए जाते हैं। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो याद रखिएगा मलेरिया गंदा जल में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन मानव में मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। अगला सवाल, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। सबको पता है कि पुंकेसर बनाता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है?
ऑप्शंस है इसका फैलोपियन नलिका, लेबिया माइनोरा, शुक्रवाहिका और परिपक्व ऊतक। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नर युग्मक और मादा युग्मक संयुग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निषेचन कहते हैं। देखिए 2014 में पूछा गया है और 2015 में पूछा गया है। अगला सवाल क्या कहता है? अंडाणु निषेचित होता है। देखिए 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में और अंडाशय में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस और टाइफाइड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टाइफाइड। इसका सही जवाब हो जाएगा टाइफाइड। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो ये देखते मात्र टिक मार देना है। इसमें होता है मुकुलन द्वारा। तो इसका ऑप्शन पहले देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या क्या है। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में और पैरामीशियम में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में। ठीक है, मुकुलन द्वारा किसमें होता है प्रजनन? तो ईस्ट में होता है। ठीक है, अगला सवाल, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन है? तो मुकुलन है। इसको याद कीजिएगा कि मुकुलन है। हाइड्रा में प्रजनन की कौन सी विधि है? तो मुकुलन है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और इनमें से सभी। तो कौन होगा? इनमें से कौन लैंगिक जनन की विधि है? तो इनमें से सभी है। इनमें से सभी है। ठीक है, इसको याद रखिए, इनमें से सभी, इनमें से सभी। इनमें कौन अलैंगिक जनन का विधि? तो अलैंगिक जनन का विधि इनमें से कौन है? सभी है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? देखिए 2014 में और 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं पत्तियों द्वारा, तने द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा। तो किसके द्वारा? फूलों के द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? जनक के शरीर से कलिका निकलती है। तो मुकुलन में, ऑप्शन है मुकुलन में, विखंडन में, अपखंडन में या बीजाणु जनन में। तो ऑप्शन क्या सही होगा? मुकुलन में। अगला सवाल क्या कहता है? मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। 2016 में पूछा गया है और 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शंस है अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। देखिए इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, शुक्रवाहिका। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शुक्रवाहिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं? स्त्री केसर के आधारीय भाग को कहते हैं वर्तिका अंडाशय या वर्तिकान, कान नहीं वर्तिकाग्र होगा। ठीक है, वर्तिकाग्र, यहाँ पे याद रखिएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। उसके बाद फिर पुष्पासन। तो क्या हो जाएगा? अंडाशय हो जाएगा, अंडाशय। स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं, याद रखिएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं, देखिए तो वर्तिका कहते हैं या परागकोश कहते हैं या वर्तिकाग्र कहते हैं या पराग नली कहते हैं। ये सही जवाब होगा परागकोश। बी नंबर ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। यौवन की आयु क्या होती है? यौवन की आयु क्या होती है? लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 15 से 18 वर्ष
लड़कियों में 8 से 10 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा लड़कियों में 10 से 12 वर्ष। अभी हम बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं। इसके बाद आप लोगों के लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, यानी बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो भी ऑब्जेक्टिव है मैथ का या किसी भी सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी इसमें वीडियो है सभी को देखिए, आपको जरूर बहुत सारा फायदा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है? देखिए यहाँ पे रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद, रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, रजोधर्म के 14 से 18 दिन के बाद, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होंगे ए नंबर, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। ऑप्शन नंबर ए, रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड हो गया। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो परागनली या वर्तिका या वर्तिकाग्न या परागकोशिका। कोशिका होगा यहाँ पे, परागकोश, परागकोश। ठीक है, परागकोश। चलिए देखिए इसका ऑप्शन जो होगा डी नंबर होगा, परागकोश। ये नहीं है, ठीक है, परागकोश याद रखिएगा, परागकोश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि जीव किस प्रकरण द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? तो सबको पता है कि जनन प्रक्रिया द्वारा अपने में वृद्धि करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डायरेक्ट हम लोग सी मार देते हैं, जनन। ठीक है, जनन। अगला सवाल, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? ऑप्शन इसके क्या हो जाएंगे? 18 सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी 18। ठीक है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाते हैं? तो 18 वर्ष में। देखिए ये जो है 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं? ठीक है, लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रण करने वाले हार्मोन को कहते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? कॉपर्स ल्यूटियम के से स्रावित हार्मोन को क्या कहते हैं? तो एस्ट्रोजेन कहते हैं या एस्ट्रोजेन या एंड्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन। और डी नंबर ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन एक प्रोटोजोआ जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? देखिए ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियसिस और डी नंबर है गोनोरिया। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? ट्राइकोमोनियसिस। सी नंबर ऑप्शन जो होगा इसका वो सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं? तो इसमें से सभी कहते हैं। देखिए रजोधर्म भी कहते हैं, मासिक धर्म और मासिक चक्र, यानी सब ये इसमें से सभी। इसका ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर सही होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल, फूल में नर प्रजनन अंग है। फूल में नर प्रजनन अंग कौन है? तो पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर ए। इसका देखते मात्र आप लोग आंसर मारिएगा, पुंकेसर। देखते ही आंसर मारिए, पुंकेसर। फूल में नर प्रजनन अंग है, ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो देखिए ऑप्शन है पपीता, सरसों, उड़हुल, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पपीता। पपीता क्या है? एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित संचारित रोग है? ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या क्या है? सिफिलिस है, एड्स है, ट्राइकोमोनियसिस है और क्या है? सर्विक्स कैंसर है, सर्विक्स कैंसर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एड्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
एड्स, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, महिला में मासिक चक्र की अवधि होती है 30 दिनों की, 24 दिनों की, 28 दिनों की और 31 दिनों की। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 दिनों की। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ऑप्शन है सिफिलिस, एड्स, ट्राइकोमोनियसिस और सर्विक्स कैंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा? सिफिलिस। ऑप्शन क्या हो जाएंगे इसके सही? सिफिलिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सिफिलिस। मानव भ्रूण का विकास होता है, ऑप्शन इसके क्या क्या है? अंडाशय में, गर्भाशय में, सर्विक्स में या अंडवाहिका में। इसका सही जवाब हो जाएगा गर्भाशय में। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या को दर्शाता है? देखिए, गुणसूत्र की संख्या को कौन दर्शाता है? तो 23 दर्शाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है। प्लैनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि कौन है? अपखंडन है, अपखंडन। ऑप्शन नंबर बी, अपखंडन। जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है सब ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड पर पूछा गया है और नहीं तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिए। और जो आपको ऑप्शन आ रहे हैं देखिए, जो जो आ रहे हैं और आप इतने में से कितने सही कर पाए हैं उस सब को आप बाद में काउंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? देखिए, अनुजात कहते हैं या मुकुलन कहते हैं या शिष्ट कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुजात कहते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? अनुजात। ये सही हो जाएगा, अनुजात। ठीक है, याद रखिएगा कि द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं? तो अनुजात कहते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है कि पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधों के मादा युग्मक क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अंडाणु, भ्रूणकोश, बीजांड या चैलेजा। तो इसको क्या कहते हैं? तो अंडाणु कहते हैं। पौधों में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। अगला सवाल, निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है। निषेचन के फलस्वरूप निर्माण होता है तो ऑप्शन है युग्मनज का, युग्मक का, अंडाणु का, बीजाणु का। तो किसका होता है? युग्मनज का। निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है एड्स, गोनोरिया, टाइफाइड या ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों होगा, क्योंकि एड्स और गोनोरिया दोनों के दोनों क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देखिए, क्वेश्चन ये पहले पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो आप आंख बंद करके भी मार सकते हैं। कैसे जल में रहते हैं? डेंगू जो उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं? साफ जल में। और मलेरिया वाला गंदा जल में। देखिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो हम लोग क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक को निषेचन कहते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को। अगला सवाल, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो ऑप्शन है अमीबा में, ईस्ट में, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में या कोई नहीं। तो किसमें होता है? पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। ऑप्शन नंबर सी, पुष्पी पादप एवं जंतुओं में। अगला सवाल, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है। अंडाशय की दीवारें बनाती है। तो अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? देखिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें क्या बनाती है? तो फल बनाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, फल बनाती है। फूल नहीं बनाती है, बीज नहीं बनाती है, भ्रूण नहीं बनाती है, बनाती है फल। अगला सवाल, बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। देखिए, क्वेश्चन है बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है। क्या बनाती है?
तो बीज आवरण बनाती है। देखिए फल नहीं बनाती है, फल नहीं बनाती है, ना बीज बनाती है, ना भ्रूण बनाती है बीज आवरण। 50 नंबर क्वेश्चन, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या है, कोशिका के केंद्र में, कोशिका में, या केंद्र में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, कोशिका के केंद्र में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही जवाब है, कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं गुणसूत्र। देखिए डीएनए का पूरा नाम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम याद रखिएगा, ये एक तरह से फुल फॉर्म है, डीऑक्सी रैंडम न्यूक्लिक एसिड। बी नंबर ऑप्शन है डीऑक्सी राइजोम न्यूक्लिक एसिड, और सी नंबर ऑप्शन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही इसका सही जवाब है सी नंबर, और डी में से कोई नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। ये एक तरह से फुल फॉर्म है, देखिए डी फॉर डीऑक्सी राइबो और एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है 52 नंबर, फूल में पौधे के नर भाग को क्या कहते हैं? जो कि रिपीट क्वेश्चन है, पुंकेसर कहते हैं, आपको पता ही है, पहले भी बता चुके हैं पुंकेसर। देखिए 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया अभी तक, इसको आपको जरूर याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है इस ऑब्जेक्टिव को, अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस ऑब्जेक्टिव को 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं है। पहले क्या कीजिए कि आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए और समझिए, समझने के बाद क्या कीजिए कि अब जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं और ऑप्शन भी सबको हम हाईलाइट कर रहे हैं, तो आप देखिए कि इसमें कौन सा सही है, और फिर हम सही बता दे रहे हैं, देखिए आपका कितना सही हो रहा है। ऐसे करते करते अगर 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपका, आई होप कि आपका पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और लाइक करना कभी नहीं भूलिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।